शर्मा फ्रॉम मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है वैदिक शिक्षा। प्राचीन काल से ही हमारे देश में जो शिक्षा की परंपरा रही है वो वैदिक शिक्षा की ही देन रही है। हमारे देश में प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी वो ही आज हमारी शिक्षा पद्धति का बहुत बड़ा एक बेस है, एक आधार है। क्योंकि पहले भी हम जानते थे कि वैदिक एजुकेशन ऋषि मुनियों के द्वारा अपने शिष्यों को जो शिक्षा दी जाती थी उसके आधार पर उन्होंने धर्म की शिक्षा दी थी। और हमारे देश में जो 4 वेद हैं, अगर देखा जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी के विषय में जो जानकारियाँ दी गई थी वही शिक्षा का स्वरूप बन गई थी। तो आज इस विषय में हम सबसे पहले एक रूपरेखा के अंतर्गत हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे वैदिक शिक्षा का अर्थ, फिर उद्देश्य क्या रहे हैं, वैदिक कालीन शिक्षा में जो गुरुकुल परंपरा रही है उसके विषय में जानेंगे। फिर वैदिक शिक्षा की संरचना कैसी थी, उनमें अनुशासन प्रणाली कैसी थी, इन सब के विषय में हम जानेंगे। तो मैंने पहले भी कहा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सभी में जो हमें धर्म का ज्ञान मिला है, जो ऋचाएँ हैं, जो स्तुतियाँ हैं, ईश्वरीय आराधना है, ये एक तरह से उस समय की जो शिक्षा पद्धति रही हैं वो इंसान को मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में ही दिया जाता था कि मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए कि अंत में वो अपनी आत्मा को ईश्वर में विलीन कर सके। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था रही है वो हमारे आज की शिक्षा पद्धति को भी एक आधार दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कितना भी पढ़ लें लेकिन आंतरिक शांति ज़रूर हम चाहते हैं। तो आज का जो विद्यार्थी आज जो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, लेकिन प्राचीन काल में जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली रही है वो एक आधार दिया है कि किस तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, कैसे हमें अपनी शिक्षा के आधार पर ही अपने देश, समाज और परिवार का विकास करना है। तो बहुत बड़ा आधार रहा है हमारे ऋषि मुनियों ने जो शिक्षा प्रणाली हमारे समक्ष रखी है। तो वैदिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण आधार रहा है हमारी शिक्षा पद्धति में। चूँकि रहा है कि उस समय वर्ण व्यवस्थाएं थीं, उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही शिक्षा का अधिकार था, लेकिन ये अधिकार ऐसे थे कि हमें अपने फ़र्ज़ बताए जाते थे। हमें कैसे लोक कल्याण करना है, दूसरों की रक्षा करना है, कमज़ोर वर्ग को कैसे आगे बढ़ाना है। तो ये हमें आज भी हमारी शिक्षा पद्धति हमें यही सिखाती है कि कमज़ोर को उठाएं, हमारा विकास कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, इन सभी के विषय में ही हमारी शिक्षा पद्धति ने एक आधार हमें प्रस्तुत दिया है। इसके पश्चात देखेंगे वैदिक शिक्षा क्या थी। वैदिक शिक्षा में अगर हम देखें तो शिक्षा शब्द का प्रयोग ही होता है कि ज्ञान, विद्या, विनय और अनुशासन किस तरह से हम अपने जीवन में लाएं, हम अपने संस्कार को कैसे हम आगे बढ़ाएं। हमारे देश में जो शिक्षा के आधार पर हमें जो अपने परिवार को आगे ले जाना है, अपने कौशल को बढ़ाना है, ये सभी का ज्ञान हमें वैदिक शिक्षा ने ही दिया था। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्थाएं थी वहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलती ही आ रही थी, लेकिन उसमें भी ऐसा था कि एक उम्र के आधार पर शिक्षा दी जाती थी कि किस उम्र का बालक कैसा है और उसका जो शिक्षा का आधार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। फिर किस तरह से कैसे कैसे उम्र का एक वो जो पड़ाव आता जाता है और उस आधार पर बालक की भी शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाया जाता है। और कैसे फिर जब वो एक किशोर अवस्था में आ जाता है तो उसे कैसे अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश की रक्षा के लिए उसके क्या कर्तव्य हैं, ये सभी चीज़ें सिखाई जाती। तो वैदिक शिक्षा व्यवस्था यही थी कि धर्म की भी रक्षा करनी है, समाज की भी रक्षा करनी है और देश की भी रक्षा करनी है। तो एक बहुत बड़ा आधार था हमारे लिए। इसी कड़ी में अगर हम आगे चलें तो इस शिक्षा व्यवस्था के ही उद्देश्य थे कि सबसे पहले
हम स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन पर देखें तो ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि देखिए, बालक जब छोटा था तो उसे किस तरह से आराधना करनी, आध्यात्म में जाना है, कैसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्यों योगासन सिखाए जाते थे, क्यों आध्यात्मिकता सिखाई जाती थी। इसीलिए सिखाई जाती थी कि शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। इसी कड़ी में जो दूसरा उद्देश्य था ये था कि ज्ञान का विकास। जैसे जैसे बालक अपनी उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ता जाता था, उसे ज्ञान देने का भी एक अलग स्वरूप बनता जाता था कि किस उम्र में बालक को क्या आ जाना चाहिए। ये सभी कुछ ऋषि मुनियों के द्वारा, उस समय के गुरु जो रहते थे उनके द्वारा ये सभी चीज़ें डिसाइड होती थी। संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, हर राजा महाराजाओं के शासन में जो शिक्षा व्यवस्था लागू की गई थी कि गुरुकुल में जो वो शिक्षा ग्रहण करते थे, उसका मेन उद्देश्य ही ये रहता था कि हम ऐसी शिक्षा दें जो हमारी संस्कृति को आगे ले जाए। तो संस्कृति का संरक्षण और विकास ही मुख्य उद्देश्य रहा करता था वैदिक शिक्षा में। इसी तरह से नैतिकता और चारित्रिक, ये सभी बातों को उल्लेख किया जाता था उसमें कि हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हमें अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ना है। हमारा चरित्र इस तरह का होना चाहिए कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारे को एक आदर्श मान करके आगे बढ़े। तो इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो हमारी शिक्षा नीति ने किया, वैदिक शिक्षा व्यवस्था ने किया कि आप अपनी संस्कृति को लेकर आगे चलें। कभी भी हम अपनी संस्कृति को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये उस समय भी व्यवस्था थी और आज भी हम अपनी शिक्षा पद्धति में देखें तो इस चीज़ का पूरा, इन बातों का पूरा पूरा हम ये हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम कभी भी पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति में इस तरह से ना हो जाए, खो जाएं कि अपनी संस्कृति को भुला दें। और यही बातें देखिए हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति का भी उद्देश्य रहा है। जीविकोपार्जन एवं कला, मनुष्य शिक्षा आज के समय में हो चाहे पूर्व के समय में हो, उनकी शिक्षा व्यवस्था का ये हम मूलभूत उद्देश्य रहा करता था कि बालक सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, अपने जीविकोपार्जन वो स्वयं करे, अपने में ऐसे कला कौशल का विकास करे जिससे कि वो अपनी दिनचर्या, अपना जीवन यापन चला सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अपने समाज को आगे ले जा सके। क्योंकि जब तक वो स्वयं ही सेल्फ डिपेंड नहीं बनेगा, स्वावलंबी नहीं बनेगा, तो वो किस तरह से अपने परिवार को आगे ले जाएगा। तो ये मूलभूत उद्देश्य इस शिक्षा पद्धति के रहे हैं जो आज भी हम देखें तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये मेन उद्देश्य रखा है। इसी तरह से अगर हम देखें तो वैदिक काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी, आज हम विद्यालय का स्वरूप देखते हैं, लेकिन उस समय भी ये रहा करता था कि ऐसी जगह जहाँ पे सबको समान रूप से जाना जाए, सबका एक ही कर्तव्य हो, कोई देखा जाए तो ऊंच नीच या वर्ग संप्रदाय जैसी भावना नहीं रह करके सभी शिष्यों को समान रूप से गुरुकुल के सारे कार्य करने पड़ते थे। अपने जीवन यापन के लिए जो कार्य करने होते थे, वो चाहे वो राजा के पुत्र हों चाहे ब्राह्मण के पुत्र हों, सभी को समान रूप से अपने गुरु की आज्ञा के अनुरूप कार्य करने पड़ते थे। और उस समय की शिक्षा व्यवस्था भी ऐसा हुआ करती थी कि आश्रम में रहकर ही वो वेद, उपनिषद, ब्रह्म ज्ञान, राजनीति कैसे करनी है, अस्त्र शस्त्र की विद्या कैसे लेनी है, कला कौशल, युद्ध कौशल, इन सभी की जानकारी, इन सभी को उनके पाठ्यक्रम में एक तरह से शामिल किया जाता था। तो ऐसा कोई लिखित पाठ्यक्रम हमारे समक्ष नहीं आया है, लेकिन जो पुराने पांडुलिपियां जो रही हैं हमारे समक्ष, जो हमने जाना है, उसके आधार पर अगर हम देखें तो कितना एक बहुत ही सटीक पाठ्यक्रम भी रखा जाता था कि बालक को कब क्या सिखाना है। और ये सारी व्यवस्थाएं उनको गुरुकुल में सिखाई जाती थी। क्यों? क्योंकि वो सब समान रूप से रह करके अपने आप को सीखें। इसी तरह से गुरु का भी ये कर्तव्य रहता था कि वो पिता के रूप में अपने शिष्यों को
एक समान रूप से जानकारी प्रदान करता था, समान रूप से देखता था। वहाँ पे उनका ऐसा कोई मकसद नहीं रहा करता था, उनके लिए सभी शिष्य समान रहते थे। तो अपने गुरुकुल में वो समान रूप से सभी को आदर सम्मान देते हुए उन्हें वो शिक्षा देते थे, जिससे कि जो बालक है वो बड़े होकर के एक समाज का प्रतिनिधित्व कर सके, एक देश का प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये गुरुकुल की जो परंपरा रही है, गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है, वो कितनी सटीक थी कि आज भी हम देखें तो हमारे महाविद्यालय हो चाहे विद्यालय हो, वहाँ पे भी गुरु शिष्य का एक बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो ये हमें देखा जाए तो उस वैदिक शिक्षा ने भी एक हमें आधार प्रदान किया है। इसी कड़ी में अगर हम आगे चलें तो देखिए शिक्षा की संरचना भी उनकी बहुत यूनिक थी। देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा में उनको क्या डालना है, प्रारंभिक शिक्षा में मैंने पहले भी कहा कि उनका उद्देश्य रहता था कि सबसे पहले स्वास्थ्य संरक्षण, फिर उनके ज्ञान की जो बातें हैं, प्राथमिक ज्ञान किस तरह से होना चाहिए, कैसे कला कौशल आने चाहिए, तब जाके राजनीति में आना चाहिए। तो उनके प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दो भागों में एक तरह से बटी रहती थी कि प्रारंभ में तो उसे अपनी सभ्यता संस्कृति को किस तरह से आगे ले जाना है, स्वावलंबी कैसे बनना है, वो करना है। लेकिन उच्च शिक्षा में ये था कि देश के लिए, न्याय के लिए, नैतिकता के लिए, चरित्र के लिए हमें क्या करना है, उसका भी पाठ पढ़ाया जाता था। तो उनकी शिक्षा संरचना भी कितने देखा जाए तो कितने सटीक थी हमारे समक्ष, हम उसको आज भी फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो आज भी हमारे देश में जो शिक्षण विधियां अप्लाई की जाती हैं, उस समय भी इस तरह की विधियों का समावेश रहता था कि कैसे अनुकरण किया जाए, कैसे ऋषि मुनि श्लोक या प्रार्थनाएं कहा करते थे और शिष्य अनुकरण करते थे। इससे न सिर्फ उनके श्रवण कौशल का विकास होता था, बल्कि उनके वाचन का विकास होता था, उनकी वाणी में शुद्धता आती थी। उनका अगर देखा जाए तो मन स्थिति कितनी स्ट्रांग होती थी कि उनमें कंठस्थ करने की एक बहुत अच्छी आदत डेवलप होती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कितना सटीक ये विधियां थी कि उसको हम आज भी अप्लाई करते हैं। व्याख्या या दृष्टांत किस तरह से ऋषि मुनि जो हैं, अगर आपने देखा होगा पुराने सीरियल में भी, तो किस तरह से कभी वो कहानियों के जरिए, कभी किसी घटनाक्रम के या व्याख्या देते हुए अपने बालकों को कैसे वो शिक्षा देते थे। तो आज भी वो विधियां हम अप्लाई कर रहे हैं अपने शिक्षण में। कथन प्रदर्शन, अभ्यास विधि के द्वारा कि कई चीज़ों को बालक को वो कैसे अभ्यास करके, देखिए यह धनुष विद्या जो थी, जो अन्य जो विद्याएं दी जाती थी अस्त्र शस्त्र कौशल की, तो किस तरह से वो अभ्यास के जरिए बालक सीखता था, आज भी हमारे यहाँ है। तो उस समय की भी देखिए वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी रही होंगी कि हमारे देश में कि बालक को क्या सीखना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए उसका ये कर्तव्य होना चाहिए, और उसके लिए पहले उसको तैयार करना है विद्यालय में। तो ये पहले से ही जो विधियां बनाई गई थी वो आज भी कितनी उपयोगी हैं हमारे लिए, कहानी विधि के जरिए, क्योंकि बालक उससे सीख के उसके अंतः मनन में श्रवण कौशल, वाचन कौशल के साथ ही उसके अंतः मन में जो एक विप्लवता आती है कि वो सोचता है, समझता है, वो अपने आप को वहाँ पर रखता है, और कितने एक देखा जाए तो बहुत ही सटीक तरीके से अपने में वो डेवलप करता है। और उसके ज़रिए उसको, हमने कहा ना कि रामायण की कहानी को हम 10 मिनट में भी सुना लेते हैं अपने बच्चों को, तो 10 घंटे भी कम हैं। तो कैसे ऋषि मुनियों ने एक अच्छी बातों को सिखाने के लिए उन्होंने एक ऐसी विधि को निजात किया था कि बालक उसको सीख करके कितने अच्छे से बिना थके उनके आचरणों को, कहानी में जो पात्र रहते थे, कैसे वो सीख जाते थे। तो कितना एक आसान तरीका रहता था ऋषि मुनियों का अपने शिष्यों को शिक्षा देने का। इसी तरह से उनके मन में उठ रही भावनाओं को अगर हम देखें तो वो अगर चाहते हैं कि उनके मन के उद्गार को भी वो शांत करें, तो प्रश्नोत्तर विधि थी, वाद विवाद विधियां थीं, इन सभी विधियों के द्वारा वो शिक्षण दिया करते थे। तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो है वो
प्राचीन काल से ही हम देखें तो काफ़ी उन्नतशील रही हैं, जो आज के समय में भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम आगे देखें तो उनकी अनुशासन प्रणाली भी काफ़ी अच्छी रही है कि कैसे हमको संयम, उनकी अनुशासन प्रणाली का सबसे बड़ा ध्येय ये रहता था कि जब तक हम अपने आप को संयम में नहीं रखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनका यही अनुशासन ही उन्हें आज आगे ले गया कि इसमें 3 तरह से बताया गया है कि शारीरिक संयम, तो इसमें कैसे बालक को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कैसे उसमें ये भी कहा गया था कि कि जो वस्त्र, जो उनको खान पान जो मिल रहा था, जो उनको कहा गया था कि जिस तरह से आपको रहना है, कैसे ज़मीन पे वो सोया करते थे, कैसे जंगल से लकड़ियाँ लाया करते थे, तो उनको ये एक आचरण में दिया गया था। तो कहा जाए तो उनको एक शारीरिक संयम कैसे सिखाया जाता था, वो उनके अनुशासन का एक भाग था। उसी तरह से मानसिक संयम कि कैसे हमको अहिंसा का साथ देना, हमेशा सत्य बोलना है, आस्तेय में रहना है, ब्रह्मचर्य में रहना है, अपरिग्रह में रहना है। इसका मतलब यही हुआ कि हम जब तक अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं करेंगे तब तक हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, और असंतुष्ट प्राणी कभी भी अपना देश का और समाज का विकास नहीं कर पाएगा। इसी तरह से आत्मिक संयम भी कहा गया है इसमें कि कहीं भी रहें लेकिन अपनी मन की आत्मा को समझना कि हम क्या चाह रहे हैं, हमारा दिल क्या चाहता है, क्या सही है, इन बातों को भी ध्यान में रखना, सबको एक भाव से देखना, उसकी जगह पे रह करके सोचना, सबके कल्याण के लिए कार्य करना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक अनुशासन का स्वरूप हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली ने हमारे समक्ष रखा था। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो गुरु शिष्य का जो संबंध रहा है, गुरुकुल परंपराएं रही हैं, उसमें अगर हम देखें तो बहुत ही एक सटीक हमारे सामने शिक्षा पद्धतियां रखी गई हैं। तो वैदिक शिक्षा आज के हमारी नई जनरेशन के लिए भी जो उसने एक आधार प्रस्तुत किया है उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और ये ही हमारे देश की संस्कृति रही है कि हम पुराने को ही एक नए स्वरूप में रख करके और आज की आवश्यकता के अनुरूप उसमें एक नया बदलाव करके हम नए और पुराने के संगम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा पद्धति जो हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति रही है वो आज भी हमारे लिए उतनी ही अनुकरणीय है। धन्यवाद।